स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको सिंपली हम ईसीजी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहे होते हैं, जब हम उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर ग्राफ की सूरत में ले आते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। या हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को इस तरह भी समझ हम सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पासिस थ्रू कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। कंडक्शन सिस्टम का मतलब है एसए नोड, एवी नोड या बंडल ऑफ हेस या राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज और पुरकेंजी फाइबर्स। जब इनसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास हो रहे होते हैं ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, और उस टाइम में डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का जो मैकेनिज़्म है वो परफॉर्म हो रहा होता है, तो इन इम्पल्सेस को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। या इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकर फ्रॉम डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ कार्डिक मसल फाइबर्स। दीज चेंजेस आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। ये सारे जो इम्पल्सेस है ये हमारे स्किन के ऊपर डिटेक्ट हो सकते हैं अगर हम इनको डिटेक्ट करें इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। जो मशीन इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, मतलब ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये सारा प्रोसीजर कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी करने के लिए इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द चेस्ट स्किन एट दिस स्पेसिफिक लोकेशन एंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट आर्म एंड ऑन लेफ्ट लेग। चेस्ट की स्किन के ऊपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दी जाती है। इस तरह दोनों आर्म्स में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और लेफ़्ट लेग में एंकल वाली जगह पर लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ईसीजी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। डॉक्टर यूज़ इट टू मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल वर्किंग ऑफ द हार्ट, और फिर डॉक्टर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं जो मशीन हमारे लिए रिकॉर्ड कर लेता है, ग्राफ की सूरत में ले आता है, तो फिर डॉक्टर इसको चेक करते हैं, इस ग्राफ को चेक करते हैं ताकि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है या नहीं। तो ईसीजी के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं एरिथमियाज़ मतलब इरेगुलर हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस्कीमिया का मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट तक प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना हो तो इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स। इसके अलावा कंडक्शन डिफेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं, अगर हमारा ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या एवी नोड या बंडल ब्रांचेज या पुरकेंजी फाइबर्स। साइज एंड पोजीशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, डैमेज टू हार्ट मसल्स, द इफेक्ट ऑफ कार्डियक मशीन्स। इसके अलावा द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर हमने पहले भी बात की थी कि बाज़ लोगों में एसए नोड डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से जो इम्पल्स है वो जनरेट नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों में फिर सर्जरीज़ के ज़रिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस एज एसए नोड उनके स्किन में हार्ट के करीब फिट कर दिया जाता है, और फिर वो जो डिवाइस है वो उनके लिए एज एसए नोड काम कर रहा होता है, मतलब कि फिर वो इम्पल्सेस को जनरेट करवा कर एवी नोड की तरफ भिजवा रहा होता है, और बाकी जितना भी काम ऐसे नोड का होता है। तो अगर आपने आर्टिफिशियल पेसमेकर फिट कर दिया है तो वो प्रॉपरली अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी चेक करने के लिए ईसीजी की जाती है। अब यहाँ पर हम ईसीजी को स्टडी करने लगे हैं, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे पोलराइजेशन की, डीपोलराइजेशन की और रिपोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होती है? जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि पोलराइज्ड कंडीशन होगी इसमें, मतलब कि एक पोल पॉजिटिव एंड के साथ होगा और एक पोल नेगेटिव एंड्स के साथ होगा। ये रिलैक्स्ड कंडीशन में सेल की स्टेट होती है, मतलब कि ये डायस्टोल की कंडीशन में इसकी स्टेट होती है सेल्स की। इसी तरीके से जब एक सेल को स्टिमुलेट कर दिया जाता है तो उसके जो चार्जेस हैं तो वो मिक्सड हो जाते हैं आपस में, मतलब जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी मिक्सिंग हो जाती है, तो डीपोलराइजेशन हो जाती है। और ये तब होता है जब उसको कोई इम्पल्स मिला हुआ होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होती है अगर वो सेल्स हमारे मसल्स है तो, और ये इसकी सिस्टोलिक स्टेज कहला रही होती है। फिर सेल क्या करता है कि वो अपने आप को दोबारा से रिपोलराइज करने की कोशिश करता है, तो रिपोलराइजेशन के दौरान में वो दोबारा से रिलैक्स हो जाता है और अपनी जो रिलैक्स वाली कंडीशन है उसको रीगेन कर लेता है, और जो रिपोलराइजेशन या रिलैक्स स्टेट है इसको हम डायस्टोल भी कहते हैं। हमारे एक कार्डियक साइकिल में 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। इनमें से एक है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और उसके बाद एट्रियल रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, और फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और जब ये कार्डियक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा होता है तो इसको हम फिर अगर ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो वो हमें ऐसा नज़र आ रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं ईसीजी।
अब यहाँ पर हमें वेव्स नज़र आ रही होती है, कुछ छोटी वेव्स होती है ऊपर की जानिब, कुछ स्ट्रेट लाइंस हमें नज़र आ रहे होते हैं और कुछ बहुत बड़ी वेव्स हमें स्पाइक की सूरत में ऊपर को उड़ती हुई नज़र आती है और कुछ ऐसी भी होती है जो नीचे जा रही होती है। तो अब ये जो डिफरेंट तरह की वेव्स बन रही होती है या जो स्ट्रेट लाइंस बन रही होती है, तो इन्हीं को देख कर जो डॉक्टर्स है तो वो हमारे ECG की या पेशेंट की ECG की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। जो ECG है इसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड्स हैं तो वो चेस्ट एरिया में प्लेस किए हुए होते हैं, या जो राइट और लेफ़्ट आर्म है या जो एंकल वाला एरिया है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स फिट किए हुए होते हैं। तो अब जब भी हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और जब उस इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, तो तब हमारे पास जो वेव बनेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और अगर वो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के दौरान में प्रोड्यूस हुआ, अगर वो फ्लो कर रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो तब हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होगी और हम उसको बोलेंगे नेगेटिव डिफ्लेक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हार्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ना हो तो तब लाइन स्ट्रेट जाएगी। अब यहाँ पर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा देख भी लेते हैं, इसमें जो डिफरेंट वेव्स बनते हैं या जो स्ट्रेट लाइन जिसमें बन रहे होते हैं उसको हम देखते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जस्ट एक कार्डिक साइकिल में होने वाले डिफरेंट जो पॉइंट्स है तो उनको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक्चुअली में 3 वेव्स नज़र आ रही होती है। एक ये जो ऊपर की जानिब जा रही है इसको हम बोलते हैं P वेव, ये पहली वेव होती है इसकी। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स की सूरत में, एक एग्रीगेशन की सूरत में हमें 3 वेव्स नज़र आती है। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में Q वेव होती है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में R वेव होती है और फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में S वेव होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना रही होती है जिसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। जबकि इसके बाद जो थर्ड वेव हमें नज़र आती है वो T वेव कहलाती है और ये भी अपवर्ड की जानिब हमें नज़र आ रही होती है। फ़िलहाल मैं आपको वेव्स का बताती हूँ, उसके बाद इस ग्राफ में जो भी सेगमेंट्स हमें नज़र आएंगे या जो हमें इंटरवल्स नज़र आएंगे तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर P वेव से मुराद होता है हमारा कि यहाँ पर एट्रियल की डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कि जो हमारे दोनों एट्रिया हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो T वेव है तो वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इस T के बाद जो पोर्शन हमारा आ रहा होता है, जो स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, तो वो एक्चुअली में वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल जॉइंट डायस्टोल को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब उसमें चारों के चारों हमारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही होती है, तो इसलिए लाइन स्ट्रेट जा रही होती है। अब यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि एट्रियल डीपोलराइजेशन है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है और उसके बाद ये जो T वेव है तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन हमने तो एट्रियल रीपोलराइजेशन की बात नहीं की, हम तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद डायरेक्टली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पर चले गए। तो एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हमारे पास एट्रिया रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उसी टाइम जो वेंट्रिकल्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब एट्रिया की रीपोलराइजेशन के दौरान ही जो वेंट्रिकल्स है तो वो डीपोलराइज कर रहे होते हैं। और चूँकि वेंट्रिकल्स की दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वेंट्रिकल्स बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उसकी वेव डोमिनेंट बनती है, मतलब वेंट्रिकल्स की। और जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है तो उसकी वेव मास्क हो जाती है, वो इसी QRS कॉम्प्लेक्स में कहीं पर चुप जाती है, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली इसके अंदर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस तो हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ में एट्रियल रीपोलराइजेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। लेकिन चूँकि वो इतनी डोमिनेंट वेव नहीं होती है इसलिए ग्राफ में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो डिफरेंट वेव्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइंस की सूरत में क्यों रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो ECG के दौरान में हम हार्ट के टॉप रीजन पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसके नीचे, हार्ट के नीचे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है पेस मेकर से, यानी कि ऐसे नोड से। ऐसे नोड इम्पल्स को जनरेट कर लेता है और फिर जो साथ साथ के सेल्स होते हैं तो उनको भी एक्टिव कर देता है। तो मैसेज पूरे के पूरे राइट एट्रियम में भी फैल जाता है और लेफ़्ट एट्रियम में भी फैल जाता है और जो दोनों हमारी एट्रिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं।
और ब्लड को वेंट्रिकल्स में डालने लगते हैं। तो ये सारे इम्पल्सेस कलेक्ट होकर फिर एवी नोड तक आ रहे होते हैं। और जो एवी नोड है तो वो ऐसे नोड के नीचे लोकेटेड होता है, तो इसलिए जो इम्पल्सेस की डायरेक्शन है तो वो नीचे की तरफ होती है, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रही होती है। तो इसलिए जो वेव बनती है वो वेव कहलाती है पी वेव, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है क्योंकि इम्पल्सेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे होते हैं। अब पी वेव के बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है? क्योंकि जब मैसेज एवी नोड तक पहुंच जाता है तो फिर एवी नोड डायरेक्ट उस मैसेज को बंडल ऑफ फेस को नहीं देता है, बल्कि कुछ टाइम के लिए एवी नोड उस मैसेज को अपने पास रख लेता है। तो मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने में डिले आ जाता है, एक पॉज आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो एट्रिया है तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने पर आई भी होती है। ऐसे नहीं कि वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर गए हुए होते 100%, मतलब कि 95% कॉन्ट्रैक्ट कर गए हुए होते हैं, 5% अभी स्टिल रहते हैं और मैसेज पहुंच जाता है एवी नोड तक। तो वो उन 5% वाले जो सेल्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्शन का मौका दे देता है, और लेकिन उस दौरान में जो इम्पल्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं जनरेट हो रही होती है कि उनको हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं तो वो रिकॉर्ड कर सके। तो इसलिए जो लाइन है तो वो स्ट्रेट जा रही होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हमारे पास मैसेज पहुँच जाता है बंडल ऑफ हेज तक, तो उसके बाद मैसेज नीचे ट्रैवल करने लगता है, लेफ़्ट बंडल ब्रांच में आ जाता है और राइट बंडल ब्रांच में आ जाता है। जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाली दीवार है हमारी वेंट्रिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, और जो वेंट्रिकल्स के दरम्यान में गैप है यानी इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच है ये इम्पल्स की जनरेशन इस डायरेक्शन में ज़्यादा करवा रहा होता है, मतलब कि हमारे जो इम्पल्सेस हैं वो राइट एट्रियम की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इम्पल्सेस की डायरेक्शन चूँकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे होती है, इसलिए नेक्स्ट वेव हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन के साथ बनती है, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वेव हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स की पहली नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव बनती है इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास बात पहुंचेगी पुरकेंजी फाइबर्स तक। पुरकेंजी फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इस डायरेक्शन में उनकी इम्पल्स की डायरेक्शन होती है ऐसे। तो चूँकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए नेक्स्ट वेव हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ होगी। और इससे पहले हमने ये बात की थी कि जो पुरकेंजी फाइबर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए नेक्स्ट वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ और बहुत ज़्यादा स्पाइक की सूरत में ऊपर जाएगी। इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वेव R वेव होती है और ऊपर जा रही होती है स्पाइक की सूरत में, क्योंकि पुरकेंजी फाइबर्स बहुत रैपिडली इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वेव बनती है यानी कि S वेव, वो नेगेटिव क्यों बनती है? क्योंकि जो अब बात पहुंची है पुरकेंजी फाइबर्स के बहुत ज़्यादा टॉप वाले फाइबर्स तक, जो इन वेंट्रिकल्स के टॉप की दीवारों में लोकेटेड होते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट करेंगे तो इनकी जो इम्पल्स की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है ऐसे। तो इसलिए ये चूँकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे होते हैं, इसलिए नेक्स्ट वेव हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन के साथ S वेव बनती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव वेव, नेगेटिव डिफ्लेक्शन के साथ S वेव। अब इसके बाद मतलब कि S वेव के बाद ये यहाँ तक तो जो वेंट्रिकल्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना होगा, मतलब उनकी रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल्स के सारे मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और एकदम से रिलैक्स कर जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से 95% मसल फाइबर तक पहुंच जाती है तो जो रिपोलराइजेशन वाला प्रोसेस है तो वो स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं उनके मसल्स ने 95% अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट कर ली होती है, 5% अभी स्टिल बाकी रहते हैं। तो इसी दौरान में जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप यूँ समझ लें कि एकदम से तो नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा। तो 5% जो मसल्स है तो वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो गए। अब हमारे पास ये जो 5% इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है और ये 5% इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इतनी इनफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैच कर सके या इनको रिकॉर्ड कर सके। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट भी लाइन स्ट्रेट बनेगी, दिस वन,
क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने पर आ रहा है और जो उसकी रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने पर आ रहा है। एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और दूसरा प्रोसेस कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए जो लाइन है तो वो स्ट्रेट अपीयर होगी। होप सो कि यहाँ पर जो बात है वो आपको समझ आ गई होगी कि लाइन स्ट्रेट क्यों बनी है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इतने नहीं थे जिनको हम किसी वेव की सूरत हम दे सकते। और नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, और जो वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन है वो भी चूँकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होती है, इसलिए नेक्स्ट वेव टी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ बनती है। अब इन सारी बातों को हम डिस्क्रिप्शन की सूरत में पढ़ते हैं। सबसे पहले वेव्स का जिक्र होगा, फिर उसके बाद सेगमेंट्स का और फिर इंटरवल का। तो सबसे पहली वेव है पी वेव, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ है। द एसए नोड फायर्स एंड द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग एट्रियल सिस्टोल विच फोर्सेज ऑल द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स एम्प्टिंग द एट्रिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, इसलिए जो पी वेव है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ होती है। एट द एंड ऑफ पी वेव एवी नोड में डिले आ जाता है, जिसकी वजह से लाइन स्ट्रेट जा रही होती है। इसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स की वेव्स बनती हैं, जो कि एग्रीगेशन है 3 वेव्स का। इसमें से Q शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के साथ होती है, R वेव बहुत ज़्यादा ऊपर को उठी हुई होती है, ये शार्प अपवर्ड स्पाइक है, और जो S वेव है वो भी नीचे जा रही होती है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के साथ होती है। QRS कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली डिपोलराइजेशन या सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स का प्रोसेस होता है, मतलब कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जो ब्लड है उसको हार्ट से बाहर निकाल रहे होते हैं। जो QRS कॉम्प्लेक्स है इसके बाद स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन कंप्लीट होने पर आती है और जो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस है तो उसका स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस दौरान में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जिसको हम वेव की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकें, और आखिर में टी वेव बनती है जो कि एक्चुअली में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा लेते हैं। तो जो हमारे पास एक कार्डिक साइकिल है तो वो कंप्लीट हो जाता है। वेव्स को पढ़ने के बाद हम सेगमेंट्स को समझते हैं और इंटरवल्स को समझते हैं। सेगमेंट्स का मतलब होता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है और जो लाइन है तो वो स्ट्रेट जा रही है। तो यहाँ पर इस एक कार्डिक साइकिल में 3 जगहों पर लाइन स्ट्रेट जा रही होती है। एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो जो फर्स्ट वन स्ट्रेट लाइन है, जो फर्स्ट वन सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं PR सेगमेंट, और ये इस पी वेव के एंड पर स्टार्ट होता है और ये इस QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट में एंड हो जाता है, मतलब इनके दरमियान में ये लाइन स्ट्रेट आ जाती है। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि इसको हम PQ सेगमेंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बाज़ ECG में Q वेव नहीं बनती है बल्कि डायरेक्ट R वेव से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको PR सेगमेंट बोल रहे होते हैं। और PR सेगमेंट में चूँकि AV नोड में डिले आ रहा होता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, तो इसलिए लाइन स्ट्रेट जा रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स के एंड पर और इस T वेव के स्टार्ट पर एक लाइन स्ट्रेट जा रही होती है, इसको हम बोलते हैं ST सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वेंट्रिकल्स है उसकी डिपोलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने पर आया हुआ होता है और जो वेंट्रिकल्स है उसकी रिपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहता है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ होता है, मतलब इतना इनफ अमाउंट में स्टार्ट नहीं हुआ होता है जिसको जो इलेक्ट्रोड्स है तो वो रिकॉर्ड कर सके, इसलिए अगेन लाइन स्ट्रेट बन रही होती है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलते हैं TP सेगमेंट, क्योंकि ये T वेव के एंड पर बनती है और जो P वेव है यानी नेक्स्ट जो कार्डिक साइकिल का जो P वेव बनेगा उसके स्टार्ट में ये एंड हो जाएगा। तो ये जो TP सेगमेंट है ये एक्चुअली में हमारे एट्रियल और वेंट्रिकल्स का जो जॉइंट डायस्टोल वाला पोर्शन होता है तो उसको रिप्रेजेंट कर होते हैं, क्योंकि इस दौरान में तो कोई भी हमारे हार्ट के अंदर करंट नहीं प्रोड्यूस हो रही होती है, इसलिए लाइन स्ट्रेट जा रही होती है। अब हम इंटरवल्स की बात करते हैं, तो इंटरवल्स में सेगमेंट्स भी आ जाएंगे और वेव्स भी आ जाएंगे। तो इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि हमने इस कार्डिक साइकिल को टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो इस P वेव के स्टार्ट से स्टार्ट होकर इस QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट में एंड हो जाता है, मतलब P वेव भी इसमें आ जाती है और इसमें ये
PR इंटरवल भी आ जाता है, सेगमेंट भी आ जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा PR इंटरवल बन जाता है। अगेन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने इसको PQ इंटरवल क्यों नहीं कहा। तो ये एक इंटरवल हो गया। अब नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है और जो T वेव है तो उसके एंड तक ये जाता है इतना। तो इसमें QRS कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसमें ST सेगमेंट आ जाता है और इसमें T वेव भी शामिल हो जाता है। तो ये QT इंटरवल बन गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल ST इंटरवल आता है। ST इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये QRS कॉम्प्लेक्स के S वेव से स्टार्ट होता है और ये T वेव के एंड तक चला जाता है। तो ये भी एक इंटरवल बन गया। इसमें ये S वेव आ जाती है, ये वाली S वेव, ST सेगमेंट और T वेव इसमें शामिल हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो PR इंटरवल में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस में जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हुए होते हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट करनी होती है। जो हमारे पास QT इंटरवल है मतलब इस QRS कॉम्प्लेक्स से लेकर इस T वेव के एंड तक, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और जबकि उनकी रिलैक्सेशन भी इस T वेव के एंड तक हो जाती है। जबकि ST इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो डिपोलराइजेशन है वो कंप्लीट होने पर आती है और जो रिलैक्सेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो होप्स हो कि आपको सेगमेंट्स की भी समझ आ गई होगी और इंटरवल्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम इनको डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते हैं ताकि आपके पास नोट्स बने रहे। सेगमेंट्स का मतलब होता है नो वेव्स, स्ट्रेट लाइन जा रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो तीन हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास PR सेगमेंट होता है, एक ST सेगमेंट होता है और एक TP सेगमेंट होता है। इसमें आपने ये लिखना होगा कि ये जो सेगमेंट है ये स्टार्ट कब हुआ है और ये एंड कब हुआ है। तो जो हमारे पास PR सेगमेंट है ये P वेव के एंड में स्टार्ट होता है और ये QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट में एंड हो जाता है। इसी तरीके से जो ST सेगमेंट है वो एंड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट में एंड में स्टार्ट हो जाता है और जो T वेव है उसके स्टार्ट में ये एंड हो जाता है। इसी तरीके से जो TP सेगमेंट है वो T वेव के एंड में स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट कार्डिक साइकिल के P वेव के स्टार्ट में वो एंड हो जाता है। और जो इंटरवल्स हैं तो उनमें वेव्स भी आ जाते हैं और उनमें सेगमेंट्स भी आ जाते हैं। तो तीन इंटरवल्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है PR इंटरवल, एक है QT इंटरवल और एक है ST इंटरवल। तो जो PR इंटरवल है ये P वेव के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाता है और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसके स्टार्ट में ये एंड हो जाता है। इस दौरान में एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है। ये एट्रियल डिपोलराइजेशन से स्टार्ट हो जाता है और ये तब एंड होता है जब वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है तब। जो QT इंटरवल है ये QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है और ये हमारे T वेव के एंड तक एक्सटेंड हुआ होता है। तो इस दौरान में जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाते हैं, मतलब उनकी डिपोलराइजेशन भी हो जाती है और रिपोलराइजेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारे वेंट्रिकल्स है उसकी दीवारें बहुत मतलब मस्कुलर है और मसल्स बहुत ज़्यादा है उसमें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे मसल सेल्स एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और एट अ टाइम हमने रिलैक्स कर जाए, ऐसा नहीं होगा। जो सेल्स पहले डिपोलराइज हुए होंगे उन्होंने पहले रिपोलराइज करना होगा और जो बाद में डिपोलराइज हुए होंगे तो वो बाद में रिपोलराइज करेंगे। तो इस QT इंटरवल में ये काम हो रहा होता है कि सेल्स डिपोलराइज कर रहे होते हैं और रिपोलराइज भी कर रहे होते हैं। जो ST इंटरवल है ये एंड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाता है और ये T वेव के एंड तक हम जाता है। तो इस दौरान में जो वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाता है और एंड भी इसी इंटरवल के दौरान में हो जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने ECG के बारे में डिटेल स्टडी किया कि हमारे पास डिफरेंट वेव्स बनती है। P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है और हमने T वेव है और इस तरीके से हमारे पास सेगमेंट्स बनते हैं, 3 सेगमेंट्स बनते हैं, 3 इंटरवल्स बनते हैं। अब ये बात भी आपको माइंड में रखनी है कि हमने इस
ईसीजी के डिफरेंट वेव्स को हमने पी वेव या क्यू आर एस टी के नेम्स क्यों दिए हुए, जस्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अरेंजमेंट पर है। मतलब ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं कि पी से कोई चीज़ स्टार्ट होगी या क्यू आर एस से कोई चीज़ स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है।